ग्राम भारती कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं मनोज कुमार मीणा। आप कृषि अनुसंधान अधिकारी हैं मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला दौसा में। और आज हम चर्चा करेंगे कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी का प्रयोग, यानी नैनो टेक्नोलॉजी का कृषि में क्या प्रयोग है, क्या उपयोग हो रहा है और किसान भाई इसका किस तरह से लाभ उठा रहे हैं और उठा सकते हैं, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। तो मनोज जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। आगे बढ़े उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि नैनो प्रौद्योगिकी क्या है। नैनो प्रौद्योगिकी आज के युग को देखते हुए एक नया शब्द है। इस शब्द की परिकल्पना 1959 में रिचर्ड फेमैन के द्वारा की गई थी। उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में विश्व को बताया। जब उन्होंने इसके बारे में बताया तो लोगों ने इसका बहुत मजाक बनाया। उन्होंने कहा था कि इस कमरे के पैंदे पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोगों ने पूछा कि ये इसका थोड़ा डिटेल में बताया आप हमें। तो उन्होंने कहा कि अगर जैसे एनसाइक्लोपीडिया है या विकिपीडिया है, एनसाइक्लोपीडिया बुक को अगर हम नैनो स्केल तक लेके जाते हैं तो वो एक सुई की नोक के ऊपर पूरी की पूरी बुक आ जाएगी। तब लोगों ने इस चीज़ को एक महज परिकल्पना दी और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बोला कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल लग नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है। यानी एक सूक्ष्म रूप किसी भी बहुत बड़ी प्रौद्योगिकी या बहुत बड़े कोई भी अपन आविष्कार है या कुछ है, जैसे आपने बताया पुस्तक का एक सूक्ष्म रूप जो बहुत छोटी सी उसमें रखा जा सकता है। हाँ जी हाँ। जी। ये नैनो प्रौद्योगिकी में हमें जैसे नैनो स्केल पे काम करते हैं, जो कि ड्रेक्सलर ने दिया। उन्होंने कहा कि 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा नैनोमीटर होता है और नैनो स्केल में 0.1 से 100 नैनोमीटर तक जो भी कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम मानते हैं। जी। अब बात आती है कि ये नैनो टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, क्या इसके गुण हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को और किसान भाइयों को बताएं। नैनो प्रौद्योगिकी में जो अपन नैनो कण काम में लेते हैं, उनकी एक तो उनकी जो साइज होती है, उनका आकार होता है, वो बहुत ही कम होता है। 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक होता है। अगर किसी बड़ी चीज़ को हम छोटे कण में बदलेंगे तो उनका जो जैसे एक ब्लॉक है, हम एक ब्लॉक लेते हैं तो उसको 4x4 का एक ब्लॉक है, उसको हम 1x1 के ब्लॉक में तोड़ेंगे तो उसका जो सरफेस एरिया, जो सतह एरिया है, वो बढ़ जाएगा। और जब सतह एरिया बढ़ जाएगा तो वो वजन उसका उतना ही रहेगा, लेकिन वो एरिया ज़्यादा कवर करेगा, क्षेत्र ज़्यादा कवर करेगा, तो ज़्यादा चीज़ों के ज़्यादा मैटर के संपर्क में आता है। तो एक तो उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा और दूसरी बात है उसकी एक्टिविटी, उसकी जो गतिविधियां हैं वो बढ़ जाएंगी। क्योंकि जब बड़ी चीज़ों को छोटे रूप में लेते हैं तो उनकी गतिविधि अलग ही हो जाती है। जैसे कि हम एक पेंसिल जो ग्रेफाइट से बनी होती है, वो कार्बन का ही एक रूप है। हम पेंसिल से लिखते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। लेकिन अगर उसी ग्रेफाइट को या कार्बन को हम नैनो स्केल तक ले जाते हैं तो वो स्टील से भी ज़्यादा ताकतवर और 6 गुना अधिक बलवान हो जाता है। जी जी, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं हमारे श्रोताओं को। अब बात करते हैं इस नैनो टेक्नोलॉजी का कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है, इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से हमारे किसान भाइयों को बताएं। नैनो टेक्नोलॉजी का अभी हमारे, जब भारत की बात करें तो अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कलोल गुजरात में एक नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है। अभी पिछले महीने की बात है। तो नैनो यूरिया क्या चीज़ है, इसमें हम 500 ml मिलीलीटर की बोतल में 50 किलो के बैग में जो यूरिया आता है उतना नाइट्रोजन हम पौधे को दे सकते हैं उसी से। जैसे और किसान को इसको लाने ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक कट्टे को ले जाए और एक आधा किलो की बोतल को ले जाए तो ज़्यादा इजी किसान के लिए आधा किलो की बोतल ले जाना ही रहता है। और यूरिया की जो क्षमता है पोषक तत्व प्रदान करने की, वो 20 से 25% है। अगर 100 किलो यूरिया देते हैं तो उसमें 20 से 25 किलो ही फसलें यूज कर पाती हैं। लेकिन नैनो यूरिया की जो क्षमता है वो 85 से 90% तक है। जब हम देंगे मान लो नैनो यूरिया, तो उसमें से 85% पौधों को प्राप्त होगा। और जब सामान्य यूरिया को हम देते थे दानेदार रूप में, तो उसका
कुछ तो नाइट्रोजन गैस बन के उड़ जाता था, कुछ जो घुलनशील अवस्था में था वो पानी के साथ बह के जड़ क्षेत्र से नीचे की तरफ चल जाता था, वो पानी में प्रदूषण भी करता था। तो इस तरह से हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो प्रदूषण भी नहीं होगा, खेती की पैदावार भी बढ़ेगी और आदान की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। आप नैनो यूरिया की बात कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये यूरिया का अच्छा उपयोग इसमें होता है और पौधों को 80 से 85% तक यूरिया पहुंचता है। आप थोड़ा सा और विस्तार से बताएं किस तरह से इसका पौधों पर या फसल पर प्रयोग किया जा सकता है, कुछ इसमें सावधानी बरती जा सकती है, इसके बारे में भी आप। जब हम नैनो फर्टिलाइजर या नैनो हर्बिसाइड, नैनो पेस्टिसाइड जैसे कीटनाशी, शाकनाशी और खाद व उर्वरक इनकी बात करते हैं, तो जब इनको हम पौधों को देते हैं, अच्छे उत्पादन के लिए पौधों को देते हैं, तो इनकी ज़्यादा मात्रा की हमें आवश्यकता होती है और इनका उपयोग भी हमें ज़मीन में करना होता है। जबकि हम इनको नैनो रूप में बदल लेते हैं तो इनका उपयोग सीधे पौधे के ऊपर किया जा सकता है, इसलिए ना तो इनको ज़मीन में देने की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्ट सीधे पौधों पे देते हैं तो ये पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। तो हम अगर पौधे के ऊपर इनको अप्लाई करेंगे, इनका उपयोग करेंगे, तो वो जो छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं उन्हीं से वो पौधे वो ग्रहण कर लेते हैं। जड़ों से फर्टिलाइजर, उर्वरक या खाद या फिर कीटनाशी, शाकनाशी, इनको जड़ों से लेने की जरूरत नहीं पड़ती पौधे को, और वो डायरेक्ट जब लेते हैं इस चीज़ को, तो अगर कोई चीज़ हमारे ऊपर भी छिड़केंगे तो उसका असर सीधा ही होगा, उसी तरह इनका भी असर सीधा होता है। इसी प्रकार कीट व बीमारियां लगती है पौधों में, तो कीट व बीमारियों का हमें पता कई बार लग पाता है, कई बार नहीं लग पाता, और अगर वो शुरुआती अवस्था में होती है तो उसका हमें पता नहीं लग पाता, वो बाद में जाके अपने लक्षण प्रकट करते हैं तब हमें पता लग पाता है। लेकिन नैनो सेंसर का हम यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, तो उन कीट व बीमारियों को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा खाद्य प्रौद्योगिकी, फसल सुधार, बीज तकनीकी, प्रेसिजन फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, इन सब चीज़ों में भी नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। जब हम नैनो स्तर पर जाते हैं तो जीन, डीएनए इनको आराम से बदल सकते हैं किसी भी आवश्यक सुधार के लिए, जिससे कि फसल उत्पादन बढ़े, बीमारियों का नियंत्रण आसानी से हो सके, कीट व्याधियों का नियंत्रण आसानी से हो सके। जी, आपने एक तो नैनो फर्टिलाइजर्स, नैनो यूरिया के बारे में बताया। अब तक नैनो टेक्नोलॉजी का कृषि में जो महत्वपूर्ण देन है उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या है? कृषि के क्षेत्र में अभी तक नैनो टेक्नोलॉजी ने नैनो यूरिया दिया है जी। इसके अलावा कई फर्टिलाइजर और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनके ऊपर भी नैनो टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है। नैनो यूरिया इफको कंपनी द्वारा उसके खुद के प्लांट पे ये बनाया गया, और फिर उसके बाद जब से ये मार्केट में आया तब से किसान आश्चर्य कर रहे हैं कि हमें एक कट्टा यूरिया देना पड़ता था, उसकी जगह ये केवल, तो वो मान ही नहीं पा रहे हैं अभी इस चीज़ को। तो ऐसे धीरे धीरे जब उन चीज़ों को मानेंगे, या फिर केवी के विभिन्न प्रशिक्षणों, कृषि विज्ञान केंद्रों पर इनका प्रचार करेंगे, तो किसान इस चीज़ को समझेंगे और उस कट्टे को छोड़ के वो नैनो यूरिया का उपयोग करने लगेंगे। पहले भी क्या होता था कि जब यूरिया मोटे कणों में आता था, या जो नीम लेपित यूरिया होता है, वो भी यूरिया के कणों के ऊपर नीम का लेपन करने से उसकी साइज बड़ी हो जाती है, तो किसान उसको लेने से कतराते हैं। वो बोलते हैं कि ये हमें मोटा यूरिया नहीं चाहिए, हमें तो पतले वाला यूरिया चाहिए। और उनके सामने जब वो लिक्विड रूप में आ जाएगा यूरिया, तो फिर वो इसको ज्यादा उपयोग करने लगेंगे। और इसमें ये शिकायत भी नहीं रहती, जैसे अपन यूरिया का कट्टा लाते हैं और अगर वो बारिश के संपर्क में आ गया या उसके ऊपर हल्का सा भी पानी गिर गया तो उसमें केकिंग की समस्या हो जाती है, मतलब ढेले बन जाते हैं, या फिर यूरिया घुल के बह जाता है। तो नैनो यूरिया में ये दिक्कत भी नहीं है। तो इस तरह अभी मार्केट में नैनो यूरिया है, लेकिन धीरे धीरे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आएंगे, बायो फर्टिलाइजर भी आएंगे, पेस्टिसाइड भी आएंगे ये नैनो स्केल पे, तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा इनका उपयोग करने लगेगा। जी, अगर भारत की बात करें, आपने, हालांकि ये भारत में ही नैनो यूरिया का उत्पादन हो रहा है, और भी कोई काम नैनो टेक्नोलॉजी का कृषि के क्षेत्र में हो रहा है? और जैसे विभिन्न बायोटेक लैब हैं विभिन्न यूनिवर्सिटियों में, कृषि विज्ञान केंद्रों पे, और CSIR के अंडर में जो भी आती है, या ICAR के अंडर में आती हैं लैब, उनमें इस क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है। मनोज जी, आप तो कृषि अनुसंधान अधिकारी हैं और मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला दौसा में कार्यरत हैं।
किसान भाइयों के लिए अगर बात करें मिट्टी और पानी के परीक्षण की, तो किस तरह से मिट्टी और पानी का परीक्षण वे करवा सकते हैं? किसान भाई फसल की बुआई, जैसे रबी हो चाहे खरीफ हो, उसकी जब फसल बुआई का समय होता है उससे जस्ट पहले किसानों को मिट्टी की जांच करानी होती है। मिट्टी के साथ साथ मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में पानी की जांच भी की जाती है। मिट्टी परीक्षण के लिए सर्वप्रथम किसान को, जैसे उसका मान लो कि 1 बीघा का खेत है, तो उसमें से 4 या 5 जगह उसको सेलेक्ट करनी होती है। उनमें से हर एक जगह से वी आकार का गड्ढा खोदना पड़ता है, 6 से 9 इंच का। 6 से 9 इंच का वी आकार का गड्ढा खोद के उसमें उसकी परतों से मिट्टी लेके, लगभग आधा किलो मिट्टी लेते हैं। इस तरह से 4-5 जगहों से लगभग 2-2.5 किलो मिट्टी हो जाती है। उस मिट्टी को किसान अपने खेत में पेड़ के नीचे छांव में लाके कट्टे या पॉलीथीन पे उसको सुखा ले, अगर वो गीली है तो। सुखाने के बाद उसकी ढेरी बनाए। ढेरी के उसको 4 टुकड़े करने पड़ते हैं। 4 टुकड़े करने के बाद चारों टुकड़े लगभग आधा किलो के हो गए, तो आमने सामने वाले 2 टुकड़ों को वो किसान हटा देता है। हटाने के बाद फिर 1 किलो बच गया। 1 किलो की फिर ढेरी बनाता है, वही 4 टुकड़े करता है लाइन खींच के। फिर आमने सामने वाले 2 टुकड़ों को हटा दिया। इस तरह से आधा किलो मिट्टी उसके पास रह जाती है। और वो मिट्टी जो किसान के पास रह जाती है आधा किलो, उसको किसान को पॉलीथीन में पैक करना चाहिए। और पैक करने के बाद उसके ऊपर, एक तो उसके ऊपर और एक उसके अंदर चिट डालनी होती है। चिट के ऊपर किसान का नाम, गांव का नाम, अगर उसने खेत को कोई नाम दे रखा है तो खेत का नाम, ये डाल के और मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में ले जाए। वहाँ पे जो सरकारी शुल्क होता है वो 5 रुपये प्रति सैंपल होता है। तो किसान 5 रुपये वो सैंपल के देगा और उसकी मिट्टी 2 या 3 दिन में उसको चेक करके मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला उसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना के देगी। उसका उपयोग करके किसान उसके खेत में कितना पोषक तत्वों की कितनी मात्रा है और उसको और पोषक तत्व कितने देने हैं, और पोषक तत्व जो देने हैं वो किस किस जो उनका स्रोत है, जैसे खाद है या उर्वरक है, जैसे गोबर की खाद है, यूरिया है, डीएपी है, म्यूरेट ऑफ पोटास है, इनकी मात्रा को सोइल हेल्थ कार्ड में जिक्र होता है, बकायदा लिखा होता है। किसान उसको देखे कि उसको 1 हेक्टेयर में कितनी मात्रा उसको देनी है, फिर उसके अनुसार वो उसको उपयोग करे। अब पोषक तत्वों की आपने बात की, तो मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व के बारे में आप प्रयोगशाला में बताते हो कि इनकी कमी है, या ये किस मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए? पोषक तत्वों के बारे में, पौधों को कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रयोगशाला में 11 मानकों का परीक्षण किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, इनके बारे में बताते हैं। और इसके अलावा उसमें विद्युत चालकता, जिसको ईसी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और पीएच के बारे में, जो कि मिट्टी में कितनी लवणों की कितनी मात्रा है उस चीज को दर्शाता है। एक ईसी में 640 टीडीएस होता है। अगर उसकी मिट्टी का ईसी 1 आ रहा है तो उसका मतलब है कि उसके मिट्टी में लवणों की मात्रा 640 टीडीएस है। जैसे हम घर में आरओ काम में लेते हैं तो उसका टीडीएस लगभग 150 से 200 हम लोग रखवाते हैं, और मिट्टी में 1 ईसी आती है तो उसमें टीडीएस होता है 640, तो वो उपयुक्त माना जाता है। अगर उससे ऊपर ईसी मान जा रही है तो वो पौधों के लिए हानिकारक है, मतलब लवणों की मात्रा जमीन में ज़्यादा है। तो अगर किसान उसमें खेती करेगा तो उसको उसकी फसलें या तो उग नहीं पाएंगी, उसका बीज ही नहीं उग पाएगा। अगर बीज उग भी गया तो थोड़े दिन बाद वो नष्ट होने लगेगा, या एक पानी भी देंगे उसमें तो भी ऐसा लगेगा कि पौधा वापस नीचे जा रहा है, ऊपर बढ़ने के बजाय वापस नीचे जा रहा है। जी, आपने बताया कि ये सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है, मिट्टी की आप किसान भाई जांच करवा लेते हैं, तो क्या सॉइल हेल्थ कार्ड में, जैसे आपने बताया, पोषक तत्वों के बारे में बताया जाता है, और भी कुछ इस कार्ड के फायदे हैं? इस कार्ड के में पोषक तत्वों के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा जैसे ECPH की मैंने बात की, उसके बारे में बताया गया है। और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में कोई भी योजना देंगे, जैसे पॉली हाउस लगाना है तो पॉली हाउस में मिट्टी की जांच जरूरी है। इसके अलावा जैसे बगीचा लगाएंगे हम लोग तो उसमें
मिट्टी की जांच जरूरी है, जिससे किसान को ये पता लगे कि अगर मैं अमरूद या फिर आम या अनार कुछ भी लगाऊंगा तो वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कुमार जी। आप कृषि अनुसंधान अधिकारी हैं, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला दौसा में।